अब क्या बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया पे चल रहा था, अब इसमें क्या था, उनका बस इतना था कि हमारी कंट्री को एक सप्लायर बना दिया उन्होंने रॉ मटेरियल का। किसके लिए? अपने ब्रिटेन के लिए। उनको ग्रेट ब्रिटेन कभी नहीं बोलना, ठीक है? उनको बस ब्रिटेन बोलना, क्योंकि ये जो कब्ज़ा करने वाले होते हैं उनको आप ग्रेट लगा के उनको आप झूठी में रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ उनके रिवोल्यूशन आया था ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए सामान वो हमारी कंट्री से लेते थे। एंड अब देखो ये लेना भी और कैसा हुआ, हमारी कंट्री से लेते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा खासा पैसा हम अर्न कर रहे होंगे उसमें। जो यहाँ के जो भी सप्लायर्स है, या जो भी देखो, अगर कोई फील्ड से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे कि इंडिगो, तो उस टाइम के इंडिगो वर्कर्स का कितनी बुरी हालत थी वो पिछले चैप्टर्स में अप्रॉक्स आपने 9th में 10th में या 8th में पढ़ाई होगा वहाँ पे हिस्ट्री की बुक में, कि वहाँ पे इंडिगो उनको फोर्स किया जाता था ज़्यादातर कि आप ये ग्रो करो, और वो अपनी ज़मीन पे वो ग्रो नहीं करना चाहते थे। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades. अब क्या बता रहे हैं कि हमारे जो भारत देश है, ठीक है, इसमें पिछले जो 7.5 जो दशक निकले हैं ना, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स का टाइम, एक तो लिखा है 7.5 यानी कि 75 ईयर्स, ठीक है। 7 डिकेड्स का मतलब होगा 70 ईयर्स एंड हाफ डिकेड मतलब 5 साल और, तो 75 ईयर्स। उसमें इंडिया की इकॉनमी ने जो चीज़ें भी देखी, चाहे डेवलपमेंट हुई है या इंडियन इकॉनमी कम हुई, जो भी चीज़ें हुई, उसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको ब्रिटिश का जो नेचर था ना, हमारे जब जब इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया था, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा इस पर, क्योंकि वो करते थे एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से, कैसे, वो अपने बुक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। अब देखो एक बात यहाँ पे नोट करके रखना कि अगर आप ये सोच रहे हो ना, नहीं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तब जाके यहाँ पे नई चीज़ें आई, तब जाके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन गई, तब जाके ये हुआ वो हुआ, वैसा कुछ नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए होते, अच्छा कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं यार, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए होते तो यहाँ पे तो बस वही राजा वाला सिस्टम होता, अलग अलग राजा होते, अलग अलग जगहें होती, अलग अलग एरियाज़ होते, किंगडम्स होते बस। आजकल देखोगे ना, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी भी किंग का सिस्टम चलता है और वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से इकॉनमी अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो ठीक है, इन चीज़ों को समझने के लिए पूरा एग्जाम्पल देखना, आपको बाकी सिचुएशंस भी देखनी चाहिए। अब दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पे। इंट्रो तो देखो ये देख लिया कि इंडियन इकॉनमी में जो भी चेंजेस हुए हैं या जिस तरह से भी इसने डेवलपमेंट देखा, जो भी चीज़ें हुई, वो ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट भी पड़ा है यहाँ पे। नाउ लो लेवल ऑफ इकॉनमी डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब बता रहे हैं कि यार कॉलोनियल टाइम में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्ज़ा था, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, हमारी इकॉनमी को बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हो, बहुत ही कम स्पीड पे चला रहे थे। इस तरह से इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स के आने के टाइम, उनके कब्ज़ा करने से पहले क्या था, हमारी इकॉनमी इंडिपेंडेंट थी, किसी और का बाहर के किसी आदमी का यहाँ पे कंट्रोल नहीं था। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. अब देखो एग्रीकल्चर तो यहाँ पे पहले से चलता आया है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके अलावा ब्रिटिशर्स से पहले भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती थी। अगर तुम देखोगे 9th के 10th की बुक, हिस्ट्री बुक में लिखा है कि हमारे इंडिया में जो थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन है इंडिया का, वहाँ पे कुछ आर्टिसंस थे
या आप बोल सकते हो कलाकार, ये जो भी ये काम करते हैं लोहे का, उनके पास ये स्किल थी फाइन के लोहे को इस तरह से तलवार बनाते थे कि वो कभी और एकदम अच्छी क्वालिटी की बनती थी। उसका पढ़ना टॉपिक वहाँ पे, उसके बारे में लिखा है कि वो टेक्नोलॉजी जो उनके पास थी ना, जिस तरह से टेक्निक जो भी आप बोलो, वो टेक्निक बहुत बेस्ट थी उस टाइम के लिए, और अभी भी उस लेवल का बाद में बना ही नहीं मेटल। वो स्टील की शायद बन रही थी तलवार। India was particularly well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textile, metal and precious stone works. अब देखो ये इंडस्ट्रीज इंडिया में पहले से चलती आ रही है, चाहे वो प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, हीरे मोती, ये सब चीज़ें तो इंडिया में पहले से आ रही है। मेटल्स, मेटल का काम भी बहुत यहाँ पे होता था। इतनी तलवारें, अलग अलग चीज़ें मेटल्स की बनती थी और बहुत ही हाई क्वालिटी होती थी उनकी। उसके अलावा टेक्सटाइल्स, कपड़ा अगर देखोगे कॉटन का बनता था, सिल्क का। और एक चीज़ आपने शायद पढ़ भी ली होगी, अगर याद होगा तो, कि जो फॉरेनर्स है ना, मोस्टली ये ब्रिटिशर्स भी अपनी रानी के लिए यहाँ से सामान लेते थे, उनका कपड़ा शपड़ा, तो उनको भी यहाँ का मटेरियल बहुत अच्छा लगता था। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. अब देखो ये वर्ल्ड वाइड चीज़ें इसलिए भी चली क्योंकि इनमें क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट थी चीज़ों की। जो मटेरियल था ना, जिसके आज हम बोलते हैं ना बेस्ट क्वालिटी का सामान है, तो बेस्ट क्वालिटी का सामान था ये। और इसमें जो कलाकार जो इनको बनाते थे, क्राफ्ट्समैन, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इन पे, मतलब जो भी इनका वर्क होता था ना, बहुत अच्छे से किया होता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, अब देखो बंगाल की इंडस्ट्री के बारे में। मुस्लिन, ठीक है, मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, particularly places in and around Dhaka, spelled during the pre-independence period as Dhaka. Okay, Dhaka. Now the capital city of Bangladesh. Dhaka muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. अब देखो कॉटन का एक कपड़ा यहाँ पे बता रहे हैं जिसका नाम मुस्लिन बताया इन्होंने, मुस्लिन। ये कपड़ा, इसका जो ओरिजिन हुआ है ना, बंगाल के आसपास उन्हीं एरियाज़ में। आज के टाइम पे देख लो ना, बांग्लादेश, यहाँ पे इसका जो कैपिटल ढाका है, पहले इसको ढाका, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, वहाँ पे इसका जो मुस्लिन बनता था, कॉटन टेक्सटाइल, बड़ा फेमस था। द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल। और ये जो कॉटन का कपड़ा था मुस्लिन, इसमें भी जो सबसे फाइन, सबसे बेहतर क्वालिटी का जो था कपड़ा, उसको बोलते थे मलमल। समटाइम्स फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो यूज टू रिफर टू इट एज मलमल, मलमल शाही और मलमल खास, इम्प्लाइंग दैट इट वॉज वर्न बाय और फिट फॉर द रॉयल्टी। अब देखो फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे, बताया मैंने आपको पहले भी। अब वो फॉरेनर्स ही इसको कैसे बताते थे, मलमल खास और मलमल शाही, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे। ये रॉयल्टी के लिए ये चीज़ें हैं, इतनी स्पेशल है कि रॉयल, वहाँ के जो क्या होते हैं, किंग्स होते थे, उनकी वाइफ या फिर जो भी क्वींस होती थी, वो इनको यूज़ करती थी। अब समझो, आज के टाइम पे हमें अगर कोई फॉरेनर दिख जाए तो यहाँ के लोग थोड़े से ऐसे नहीं सोच, यहाँ के लोग नहीं, लेकिन हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये गोरा है, इसके मसल्स अच्छे हैं, वहाँ पे इनकी हाइट अच्छी है, ये वो फिज़िक अच्छी है। लेकिन वहाँ के जो लोग, पहले से क्या होते आ रहा है कि यहाँ की चीज़ों की उनको कदर है, कदर नहीं है बट यहाँ की चीज़ों का पता है उनको, क्वालिटी बेस्ट होती है। तो यहाँ पे इतना, इसमें बॉक्स में तो पता चल गया कि पहले से यहाँ से भी चीज़ें वहाँ पे जाती थी ब्रिटिशर से पहले। The economic policies pursued by the colonial government India were considered more with the protection and promotion of economic interest of their home country than within the development of the Indian economy. अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉलोनाइजर्स जो यहाँ पे कब्जा करने के लिए आए थे, उनका इंटरेस्ट अपनी कंट्री के लिए था, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, जो उनका होमलैंड है उनके लिए। उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या होगा, उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे टाइम में उनका जो बिज़नेस है वो हम छीन रहे हैं उनसे, उनका खाना छीन रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रखता।
Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain. अब देखो इन जो कब्जा करने वाले ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया, हमारी इकॉनमी पहले से ऐसी थी कि हम यहाँ से चीज़ें बहुत एक्सपोर्ट भी करते थे, अगर आप हिस्ट्री में देखो तो। लेकिन इनकी वजह से यहाँ की इकॉनमी क्या बन गई, सप्लायर। ये यहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल लेने लगे और वहाँ से अपनी जो इंडस्ट्रीज़ का सस्ता जो मटेरियल होता था ना, वो यहाँ पे लाने लगे। अब क्या होता है कि वो बेशक उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो सस्ता मिल रहा था। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहाँ के लोगों पे इतने टैक्सेस लगाए गए, इतनी ज़्यादा यहाँ पे, समझो यहाँ का बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था इन्होंने। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. अब बता रहे हैं कि यार जो कॉलोनाइजर्स थे ना, उनको तो यहाँ पे बस लूटना था, तो उन्होंने कभी देखा नहीं कि हमारी यहाँ की नेशनल इनकम कितनी है। आजकल हम बोलते हैं ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें उन्होंने देखी नहीं ना, पर कैपिटा इनकम। अब देखो पर कैपिटा इनकम नेशनल की जो भी है इकॉनमिक, ये हम देखेंगे दूसरे, अगर कभी हमें टाइम मिलेगा इनको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर सिंपल वर्ड्स में पर कैपिटा इनकम को देखो ना, वो आप ऐसे देख सकते हो कि एक एरिया में टोटल जितना भी अर्निंग होता है उसको अगर हर लोगों में बांटा जाए ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको हर लोगों में बांटा जाए, तो एक इंसान के पास कितना पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। Some individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent result. अब देखो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने या लोगों ने जिन्होंने ये चीज़ करने की चाही कि हम देखें ज़रा इंडिया में कितना पैसा है, ठीक है, इस चीज़ को मेजर करें, तो उनका जो रिजल्ट निकला उसमें भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, उसको भी आप एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम उदाहरण के लिए वो लेके मान के चल सकते हैं अभी। Among the notable estimators, दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, VKRV राव। तो यहाँ पे डिग्बी है, नौरोजी है, शिराज है, राव है, एंड RC देसाई। It was Rao whose estimates during the colonial period was considered very significant. अब देखो इन सब लोगों के जो भी नाम बताए ना, तो इन्होंने जो भी, अब देखो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया क्या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन इनका था, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया और यहाँ पे एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया कि इतनी इनकम बन रही है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो जिसका भी सुना जा रहा था ना, जिनका रिकॉर्ड को थोड़ी सी अहमियत दी जा रही थी, इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, वो था राव का, VKRV राव का। However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager half percent growth in per capita output per year. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कंट्री की जो भी ग्रोथ हुई है ना, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, क्या चीज़ें बन रही है, सामान कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और ये बात हो रही है 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1901 से लेकर 1950 उस टाइम की बात हो रही है। और ये बता रहे हैं कि वो डेटा हमें ये बताता है कि ये इनका जो प्रोडक्शन था वो कम था, लेस देन द 2% कपल्ड विद द मीगर हाफ परसेंट ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। यानी कि पिछले अगर टाइम में देखा जाए तो उस टाइम में 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 2% कम हुई थी। और यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम था, पर कैपिटा आउटपुट, उसमें भी क्या देखने को मिला, 0.5% का ग्रोथ देखने को मिला था। 0.5% थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे इसमें देखने को मिला। इसमें ये चीज़ें तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि यार इसमें स्टडीज़ कुछ की गई इंडिया की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, उसमें ज़्यादातर राव की जो स्टडीज़ थी उनको माना गया। अब देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है, इन सेक्टर का क्या बताया जा रहा है।
India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारी इकॉनमी को बता रहे हैं कि ज़्यादातर ये खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट थी। एग्रेरियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट एक इकॉनमी है हमारी, और हमारी पॉपुलेशन में 85% जो पॉपुलेशन थी वो गाँव में रहते थे, और अपनी इनकम ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर से ही, कोई डायरेक्ट खेती बाड़ी करता, कोई कुछ और काम करता जिससे उसकी इनकम, जिसकी अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, फसलें उगा रहा है, वहाँ से उसकी इनकम जनरेट होगी। अच्छा, कोई फिर उन फसलों को बेचेगा मार्केट्स में, वहाँ से भी इनकम जनरेट होती है। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. अब देखो, पॉपुलेशन तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, लेकिन एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई हमारे यहाँ पे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी became low through in absolute terms. The sector experienced some growth due to expansion of the aggregate area under cultivation. अब देखो, यहाँ पे ही बता रहे हैं कि इसमें उतना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, थोड़ा सा देखने को मिला प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। अब जो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ी थी एग्रीकल्चर की, वो इस वजह से बढ़ी क्योंकि वहाँ पे जो जंगल थे उनको काट के उन एरियाज़ पे फोर्स किया जा रहा था कि तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करो, और ब्रिटिशर्स को जो सप्लाई चाहिए थी वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे खेती बाड़ी करो जंगलों को काट के, ऐसे करके। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। This stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of land settlement that were introduced by the colonial government. अब देखो, इसमें डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो ये थे ना अंग्रेज़, इन्होंने कुछ सिस्टम रखे थे यहाँ पे, उसमें से यहाँ पे रखा है लैंड सेटलमेंट का एक सिस्टम, particularly under the zamindari system, which was implemented in the then Bengal Presidency, comprising parts of India's present-day eastern states. The profit accruing out of the agricultural sector went to the zamindars instead of the cultivator. अब इन्होंने रखा ज़मींदारी सिस्टम। देखो, ये बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला। इसमें क्या करते थे कि देखो, अभी फसल जो उगाएगा किसान, वो किसकी ज़मीन पे उगा रहा है, जो ज़मीन होगी ना वो इनसे लेगा, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कलेक्ट करेगा ज़मींदार और फिर देगा ब्रिटिशर्स को, और ज़मींदार जो होंगे उनको भी कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट तो होता ही होगा। लेकिन जो किसान थे, किसान को इस वाले सिस्टम में उतना कुछ बेनिफिट था नहीं। एक तो ये था, अपनी ज़मीन ही है, ज़मीन कब तक उनके पास रहेगी, कब तक उस पर काम कर पाएंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। उसके अलावा उनको जब भी कभी खेती करनी होती थी उसके लिए पैसे चाहिए होते थे, तो कभी वो अगर पैसे किसी से मांग के लाते जिसकी लोन, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता, फिर जो प्रॉफिट उनको थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिल रहा है वो तो इंटरेस्ट चुकाने में ही ख़त्म हो जाता। तो इतनी सब चीज़ें, बहुत सारी, मतलब किसानों को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं था। और ये जो सिस्टम शुरू में इन्होंने किया था बंगाल रीजन से, जिसमें आज के इंडियन ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं। However, a considerable number of zamindars, and not just a colonial government, did nothing to improve the condition of agriculture. अब इसमें क्या था कि जो ज़मींदार थे और जो ये गवर्नमेंट थी ना अंग्रेज़ों की, कोई नहीं कर रहा था। इनको एग्रीकल्चर से कुछ मतलब नहीं था, बस अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना था। इनको ये नहीं था कि एग्रीकल्चर को कैसे और बूस्ट अप किया जाए, कैसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन हो, किसानों को भी फ़ायदा हो, कुछ नहीं। इनको बस अपना प्रॉफिट करना था। The main interest of the zamindars was only to collect rent, regardless of the economic condition of the cultivator. और ज़मींदार क्या करते थे, जो भी उनकी ज़मीनें किसान जिस पे काम कर रहे होते थे उनको टैक्स नहीं, रेंट, किराया उनसे लेते थे। और कल्टीवेटर जो फसल उगा रहे हैं
उसकी कैसी कंडीशन है, उसको कोई प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। अगर किसी साल उनकी फसल ख़राब हो जाती तो उनको कोई पैसा मिलता नहीं। उस टाइम पे वो ये नहीं देखते थे कि नहीं यार ये मजबूरी में है, उनको बस अपना रेंट कलेक्ट करना होता था। दिस कॉज्ड इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लीडर। तो इसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स थे ना, उनके उनको बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत उनकी ख़राब हो गई, टेंशन बहुत ज़्यादा। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specified sums of revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. अब देखो इसमें जो सिस्टम था ना रेवेन्यू का, रेवेन्यू मतलब टैक्स, टैक्स सेटलमेंट, तो ज़मींदार्स को आगे ब्रिटिशर्स को भी देना पड़ता था पैसा। और ये सिस्टम कुछ ऐसा बना के रखा था कि अगर ज़मींदार टाइम पे रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स है वो दे नहीं पाए ब्रिटिशर्स को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके जो भी राइट्स है ना वो उनसे छीन जाते हैं। जो ज़मींदारी के उनके पास राइट्स थे, जो उनकी समझो एक तरह से जो पोस्ट थी वो उनसे छीन जाती। Besides this low level of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers, all added up to aggravate the plight of farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. अब देखो क्या क्या बेचारों पे मुसीबतें आ रही हैं। एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है इनके पास, सिंचाई करने के लिए कुछ साधन अच्छे खासे नहीं है। टेक्नोलॉजी भी उस टाइम पे इनके पास नहीं थी, ठीक है। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, फिर ये जो भी होते हैं आजकल फर्टिलाइज़र्स अलग अलग ताकि फसल अच्छी बने, ज़्यादा बने, तो वो भी नहीं थे। इन चीज़ों की वजह से इनका जो दुख था वो बढ़ता गया, फार्मर्स की कंडीशन और ख़राब हो गई, और प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर में थी वो नहीं बढ़ी। There was of course some evidence of a relatively high yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. अब यहाँ पे कैश क्रॉप्स सुना तुमने ना, कैश क्रॉप्स वाली क्रॉप्स होती हैं जो बेसिकली उगाई ही जाती हैं ताकि इनको बेचा जा सके, ठीक है। और इनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, कहीं और यूज़ होंगी जिनसे प्रॉफिट अच्छा खासा निकलेगा। थोड़े टाइम पहले मैंने इंडिगो का नाम लिया था, वो भी कैश क्रॉप ही थी, कैश क्रॉप है। अब ये कैश क्रॉप्स उगाना तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहते थे किसान, क्योंकि जो ये कैश क्रॉप जिसकी इंडिगो है ना, उसकी वजह से क्या होता था कि उनके जो खेत होते थे उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी, फिर उस पर अच्छी फसल नहीं बन पाती थी, लेकिन इनको मजबूरी में वो क्रॉप्स उगानी पड़ती थी। और ये किसके अंडर हो रहा था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर जो ये खेती बाड़ी करा रहे हैं ये किसके लिए, अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए, क्योंकि ये जो भी कैश क्रॉप उगती शुगती उस टाइम पे, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लायर था इंडिया, तो सप्लाई होके किनको जाता, ब्रिटिशर्स को जाता। अब यहाँ पे देखो ज़रा, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर डिस्क्राइब्ड 17th century बंगाल इन द फॉलोइंग वे। एक फ्रेंच ट्रैवलर है जिसका नाम है बर्नियर, ठीक है। इसने 17th सेंचुरी बंगाल कैसा उसके बारे में बताया है। 17th सेंचुरी मतलब 1601 से लेकर 1700 का जो टाइम है ना उसके बारे में। The knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt। क्या बता रहा है बंदा, बाहर का ट्रैवलर है लेकिन ये बता रहा है कि 2 विज़िट जो मैंने बंगाल में आया हूँ यहाँ पे, तो इसमें मुझे ये देखने को मिला कि ये इजिप्ट से भी ज़्यादा रिच है। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बंगाल रीजन की बात हो रही है। इट एक्सपोर्ट्स इन एबेंडेंस कॉटन एंड सिल्क, राइस, शुगर, बटर। देखो हमारे एक्सपोर्ट अंग्रेज़ों के यहाँ पे कब्ज़ा करने से पहले बहुत ज़्यादा था। बोलता है कि यार ये बहुत मात्रा में कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, सिल्क एक्सपोर्ट करते हैं, राइस चावल एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर चीनी बटर, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे हम। It produces amply for its own consumption wheat, vegetables, grains, fowls, ducks, and geese,
बोलते हैं कि बहुत क्वांटिटी में अपने लिए भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है अपने कंजप्शन के लिए। जैसे कि यहाँ पे गेहूँ, वीट है, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स हैं, अनाज, फाउल, डक्स, क्रीज, ये सब चीज़ें क्या बता रहा है बंदा, बाहर का है ना। इट हैज़ इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग्स के हमारे पास अच्छे खासे झुंड है, जिसको हम बोलते हैं सुअर, ठीक है। एंड फ्लोक्स ऑफ शीप, गोट, और भेड़ों के भी झुंड हैं, बकरियों के भी झुंड हैं, ऐसे। फिश ऑफ एवरी काइंड इट हैज़ इन प्रोफेशन, के अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं हमारे पास बहुत मात्रा में। फ्रॉम राजमहल to the sea is an endless number of canals cut in bygone ages bygone ages from the Ganges by immense labor for navigation irrigation। और क्या बता रहा है कि सी से लेकर राजमहल, इनके बीच में ना अलग अलग नहरें, पता नहीं कितनी सारी हैं, कैनल्स हैं, नहरें हैं। और ये पता नहीं किस टाइम से, बहुत तब की बात नहीं है कि उस टाइम पे बनी थी, उससे भी बहुत समय पहले बनी है ये। गंगे से पानी को वहाँ से काट के ये कैनल्स के थ्रू अलग अलग खेतों में लेते हैं, और इससे क्या होता है, इरिगेशन और नेविगेशन। तो ये एक फॉरेनर, एक फ्रेंच ट्रेवलर उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये आइडिया तो आपको पता चल जाएगा ज़रा कि इंडिया ब्रिटिशर्स से पहले कितना रिच था। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोलेगा कोई नहीं, ये तो बस कहने के लिए बता दिया। अगर तुम हिस्ट्री देखोगे ना, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। रिकॉर्ड्स क्या, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप 17वीं सेंचुरी में हमारी कंट्री किस तरह से एग्रीकल्चर इतना बेहतरीन यहाँ पे सिस्टम था। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का 200 साल तक हमारे देश पे कब्ज़ा रहा, उसमें खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर कितना उसका जो लेवल था कम होता गया। उसके बीच में आपको देखना है क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, उससे पहले कैसा था। But this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries back home. अब देखो मैंने ये पहले भी बात बता दी है। फार्मर्स बेशक अब जो हम क्रॉप्स पहले खाते थे उनकी जगह वो वाली क्रॉप्स उगा रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जिनका प्राइस ज़्यादा है। बेशक ये क्रॉप्स तो उगा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि इनका यूज़ कौन करने वाला है, ब्रिटिशर्स। उस टाइम पे अंग्रेज़ों के यहाँ पे कब्ज़ा जब उनका था, उस टाइम पे किसानों को कितना ही पैसा देते होंगे, बहुत कम देते थे। हिस्ट्री अगर तुम 9th की 10th की पढ़ोगे उसमें आपको बताएंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते थे, जब भी उन्हें चीज़ें खरीदनी होती थी ना, बहुत कम दामों पे लेते थे, कम रेट पे लेते थे। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरीगेशन, इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil। थोड़ा बहुत इरिगेशन की कंडीशन इम्प्रूव हुई, थोड़ी बहुत बता रहे हैं, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस, ठीक है। लेकिन टेरेसिंग यानी कि जो पहाड़ वाले रीजन्स है वहाँ पे क्या होता है, स्टेप फार्मिंग करनी पड़ती है, टेरेस फार्मिंग करते हैं। खेत ऐसे सीढ़ी की तरह खेत होते हैं वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अच्छे से खेती हो। फ्लड कंट्रोल, ठीक है, पानी कभी आ जाता है फ्लड का, तो उससे खेत बर्बाद ना हो। ड्रेनेज, ये सब चीज़ें। उसके अलावा डिसैलिनेशन, कि सॉइल की कंडीशन भी अच्छे से रहे, सॉइल में ज़्यादा नमक की क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। अब देखो ये जो कैश क्रॉप्स थी ना, ये कमर्शियल क्रॉप्स बोल रहा हूँ, इसने बहुत कम फार्मर्स ने शिफ्ट किया था, लेकिन जो ज़्यादातर किसान थे वो गरीब थे। वो दूसरों की ज़मीन पे, आधे कोई दूसरों की ज़मीन पे खेती कर रहे थे, आधे तो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स थे। उनके पास ना पैसा था, ना कोई रिसोर्सेज, ना टेक्नोलॉजी जिससे वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें, तो उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर नहीं रहा। इस चीज़ को, टॉपिक को हम यहीं पे रखते हैं।
यहाँ पे वर्क दिस आउट यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है. कंपेयर द मैप ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, with that of independent India and find out the areas that became parts of Pakistan. Why were those parts so important to India from the economic point of view? Refer to your advantage Dr. Rajendra Prasad's book India Divided. तो यहाँ पे बता रहे हैं हमारे पास एक पे रेफरेंस दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक जो उन्होंने लिखी है इंडिया डिवाइडेड. इसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो. और ये आपको पूछा गया इसमें कि ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया का जो मैप था और आज़ादी के बाद जो इंडिया का मैप है उसको कंपेयर करो. कौन कौन से हमारे इंडिया के हिस्से पाकिस्तान के पास हैं उनको देखो और किस तरह से हमारे देश के लिए वो हिस्से इम्पोर्टेंट थे. लेकिन आपको देखना किस हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से. What were the various forms of revenue settlement adopted by the British India? Where did they implement them and to what effect? How far do you think those settlements have a bearing on the current agricultural scenario in India? In your attempt to find an answer to these questions, you may refer to Ramesh Chandra's Dutt, Economic History of India, which comes in 3 volumes, and B.H. Baden-Powell's The Land Systems of British India, also in 2 volumes. तो यहाँ पे 2 लोगों का बताया है, रामचंद्र एंड बेडन पाउल. इनकी बुक है जो रामचंद्र उन्होंने बुक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बेडन पाउल ने द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया. अब ये आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, ज़रूरी भी नहीं है. फॉर बेटर कंपैरिजन ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड डेवलप एन इलस्ट्रेटेड एग्रेरियन मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया either by hand or with the help of your school computer. Okay, remember nothing helps better than an illustrated map to understand the subject at hand. तो आप मैप अगर चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो, बट इट शुड बी एग्रेरियन. ठीक है, एग्रेरियन मैप होना चाहिए. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या क्या सिस्टम रखे थे रेवेन्यू सेटलमेंट के, किस किस तरह से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, क्या क्या चीज़ें, कहाँ पे क्या सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, उसके इफ़ेक्ट क्या हुए वो देखो. और इन सेटलमेंट्स का जो भी सिस्टम उस टाइम पे चल रहे थे ना, उसका असर हमारे भारत की जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, उस पर आज क्या क्या असर पड़ा हुआ है वो देखो. ये सब चीज़ें आपके लिए बस सोचने के लिए है. थोड़ा बहुत आप देखोगे, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, आप अंदर कर लो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर.